अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे एपिसोड 1 के पार्ट 8 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सालेहा एक गलत गैंग के लिए काम कर रहा है और ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग कर रहा है इसके जहाज़ के ज़रिए, जो कि अज़ील को मंजूर नहीं था। अज़ील सालेहा से मुखातिब होकर कहता है, जब मैं अपने जहाज़ पर मौजूद हूँ तो कुछ भी हो जाए मैं गलत काम नहीं होने देता। मेरे अमले में बदतरीन मुजरिम कौन है भला बताओ? किसको मदद की ज़रूरत होती है? किससे धोखे की बू आती है? किसकी नाक बहती है? किसकी नाक गंदी है? बताओ ज़रा सालेहा। मैं ये सब कुछ जानता हूँ सालेहा। आगे से सालेहा कहता है, ये वो चीज़ें नहीं है जो आप कह रहे हैं। अज़ील कहता है, काश मुझे पहले से मालूम होता। सालेहा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अज़ील कहता है, अगर कोई जहाज़ डूबने लगे तो हम क्या करते हैं बताओ? और एक चाकू की मदद से ड्रग्स के पैकेट्स को फाड़ने लग जाता है और साथ साथ गुस्से से कहता है, जब समंदर में जहाज़ डूबने लगे तो आप सबसे पहले क्या करते हैं सालेहा बताओ? आगे से सालेहा कहता है कि हम वो सामान फेंक देते हैं जो हमें डुबो रहा हो, ताकि आगे से अज़ील कहता है, बताओ ताकि क्या? इतनी देर में ही ड्रग्स बाहर निकल आते हैं और अज़ील गुस्से से कहता है, ताकि हम डूब कर मर ना जाएं, है ना? अब आप भी तैयारी कर लें ताकि आप डूब कर मर ना जाएं। इस पर सालेहा बहुत उदास हो जाता है और परेशान हो जाता है। अज़ील गुस्से से उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, चलो यहाँ से जाओ ताकि मैं तुम्हारे कंधों से बहुत उतार सकूं। और अज़ील दुर्सुन को आवाज़ देता है, दुर्सुन इधर आओ। और आगे दुर्सुन कहता है, जी भाई। जब दुर्सुन इधर आता है तो कहता है, जी भाई बताएं क्या हुआ? आगे से सालेहा से कहता है, तुम जिनसे पंगा ले रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तुम्हें जला कर राख कर देंगे। अज़ील कहता है, मेरी ज़िंदगी में पहली बार नहीं कि मैंने किसी से पंगा लिया हो, मैं किसी से नहीं डरता सालेहा। आगे से सालेहा हैरान होकर कहता है, आप सामान का क्या करेंगे? अज़ील कहता है, कौन सा सामान? चलो यहाँ से जाओ, चलो जल्दी जाओ। सालेहा परेशान हो जाता है और अज़ील कहता है, जल्दी निकलो सालेहा, यहाँ से जाओ। सालेहा परेशानी के मारे वहाँ से चला जाता है और अज़ील दुर्सुन से कहता है, दुर्सुन मेरे भाई तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, चलो मेरी मदद करो। दुर्सुन हैरानी से देखने लग जाता है, कहता है, जी भाई। फिर दुर्सुन और अज़ील मिलकर उस सामान को बांधते हैं और अज़ील उसे सामान को समंदर की तरफ करके नीचे रस्सी से फेंक देता है और गुस्से से देखने लग जाता है। अब हम दोबारा आते हैं कुछ दिन बाद। जैसा कि हमने देखा, यहाँ पर महमद संसार के साथ खड़ा होता है सालेहा को सज़ा देने के लिए। महमद सोच रहा होता है, ये अज़ील कौन है जिसने हमारा सामान समुंदर में फेंका? महमद संसार से कहता है कि चलो पता करते हैं कि ये अज़ील कौन है। उससे पहले इस सालेहा को ठिकाने लगाना होगा, लेकिन यह सब कुछ हमें बाबा के आने से पहले करना होगा, क्योंकि बाबा भी रेज़ आ रही हैं यहाँ पर। क्या तुम समझ गए? ठीक है। आगे से संसार कहता है, जी भाई मैं समझ गया, जैसा आप चाहें। फिर आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें अज़ील और गुनाज़ अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होते हैं और वहां पर जाकर मौसम की ख़राबी की वजह से अज़ील का कश्ती चुनाने वाला कहता है कि देखिए कप्तान, यहाँ पर बहुत ही मौसम ख़राब है और इस वजह से हमें रात को सफ़र नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर एक शादी होने वाली है, वहाँ पर जा सकते हैं। अज़ील गुनाज़ की तरफ देखने लग जाता है। इतनी देर में वो आदमी अज़ील से पूछता है कि आप बताइए कैप्टन अज़ील, आपने समंदर पर जाने का फ़ैसला क्यों किया? अज़ील मुस्कुराकर गुनाज़ की तरफ देखने लग जाता है, कहता है, किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना था, कोई ज़रूरी काम था। वो आदमी मुस्कुराकर कहता है, अच्छा तो ये मामला है, मुझे लगता है कोई प्यार का मामला है। अज़ील मुस्कुराने लग जाता है और गुनाज़ की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम जाना चाहोगी इस शादी में? गुनाज़ सोच कर कहती है, चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर अज़ील उस आदमी को कहता है, चलो आओ ठीक है, हम भी जा रहे हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि महमद के चचा किनाली अपने एक वफादार आदमी से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि दो नौकरों को साथ ले चलो और डॉक्टर भी गाड़ी में होंगे। आप हमारी बात माने और हमारा पीछा करें, लेकिन चचा को ये तरह भी मालूम ना हो कि आप हमारा पीछा कर रहे हैं, ठीक है? आगे से वो आदमी किनाली साहब से कहता है, ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। पीछे से महमद की अम्मी नरमीन ये सब कुछ देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये किनाली कोई नई साजिश कर रहा है मेरे बेटे की जायदाद हथियाने के लिए। और किनाली को आवाज़ देकर उसके पास आती है और तंदिया अंदाज में कहती है कि इसका मतलब है हमारे लिए एक सफ़र तैयार हो रहा है ना? आगे से किनाली कहता है, जी हाँ। फिर नरमीन को सोचने के बाद कहती है कि क्या आपको किनाली याद है? तब आपकी उम्र 20 या उससे कुछ ज़्यादा थी। एक दिन आप किसी ने वार किया था और उस्मान आपको घर लेकर गए थे। मैंने 1 हफ्ते तक आपकी देखभाल की थी, मैंने सूप भी बनाया था। किनाली कहता है, अल्लाह आपको खुश रखे। नरमीन कहती है, जी हाँ आमीन, हम सब की तरफ से आमीन। उसके बाद वो कहती है, इसके बाद तुम्हें क्या हुआ? मैं तो वैसी की वैसी हूँ, मेरा दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है,
तुम सिर्फ उस्मान के भाई ही नहीं, मेरे भी भाई बन गए थे। तुम जब गिरे तो जो हाथ तुम तक पहुंचा था वो किसका था? मेरा था। आगे से किनाली सोच में पड़ जाता है और नरमीन कहती है ये आप नहीं हैं। मैंने हमेशा आपके जख्मों पर मरहम रखा, लेकिन आप बदल गए हैं। उस्मान की माँ नहीं थी, मैं थी। मैं आपका ध्यान रखती थी, लिहाजा ठीक है अब आप राइज जाएँ, अपने कारोबार का ध्यान रखें और अपनी ताकत का भी ख्याल रखें, सही सलामत वापस आएँ। लेकिन अगर आप किसी गैर मुतवक्को सरप्राइज़ या किसी गलत अफवाह के साथ वापस आए तो याद रखिएगा मैं आपको और उस्मान को जला दूंगी और मैं इस बात के बारे में एक लम्हा भी नहीं सोचूंगी, ठीक है? तंजियादार में कहकर मुड़ने लगती है और कहती है आपका सफ़र महफूज हो, और वहाँ से चली जाती है। पीछे से किनारे से घूरने लग जाता है, कहता है उफ ये क्या है। अब आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें एक अनजान आदमी जेल में किसी से मिलने आ रहा होता है। हमें नहीं पता वो कौन था और किसका क्या लगता था। वो जैसे ही चलकर ऑफिस में आता है तो कहता है जनाब मैनेजर। आगे से मैनेजर साहब कहते हैं आइए आइए आप आइए, और पीछे से पुलिस वाले को कहता है तुम जाओ यहाँ से। वो अंदर आ जाता है। उसके बाद मैनेजर साहब कहते हैं कैसे हैं आप? आगे से वो कहता है शुक्रिया मैं ठीक हूँ। मैंने आपको रात को तकलीफ़ दी, आपको कोई मसला तो नहीं? लेकिन अगर कोई मसला है तो आप समझ सकते हैं कि हम बादलों से भी ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं, जो रात को भी नहीं निकल सकते। आगे से मैनेजर कहता है टेंशन ना लें, आप सिर्फ अपना ख्याल रखें, सिर्फ अपना। आगे से वो कहता है शुक्रिया। फिर पीछे से एक औरत दाखिल होती है। इस औरत का नाम दरअसल हवा है और ये वही औरत है जो महमद से ड्रग्स के बारे में डील करने गई थी, और ये अपने भाई साधु से जेल में मिलने आई थी। साधु शायद इनके गिरोह का सरबराह था। ड्रग्स और या किसी चीज़ की स्मगलिंग करने के लिए ये इसी जुर्म में शायद जेल में गिरफ्तार हो चुका था और ये इससे मिलने आई थी। और साधु अपनी बहन हवा से कहता है आइए मेरी प्यारी जान, आइए अंदर आइए, और मैनेजर से कहता है तुम जाओ हम बाद में बात करेंगे। और मैनेजर वहाँ से चला जाता है। साधु हवा की तरफ देखकर उसे गले लगाता है और कहता है तुम परेशान मत रही हो, क्या हुआ? हवा ने कहा मैंने तुम्हें बहुत याद किया। साधु कहता है मैंने भी। हवा पीछे होकर कहती है कोई सामान भी नहीं मिला, अब ना कोई सामान है। आगे साधु कहता है कैसे नहीं है? हवा कहती है वो जहाज समुद्र के बंदरगाह पर उतरा था लेकिन अंदर सामान नहीं था। आगे से साधु कुछ ज़्यादा हैरान नहीं होता। हवा कहती तुम हैरान नहीं लग रहे, क्या हुआ है? साधु हंसकर कहता है क्या वो मेहमत नहीं है वहाँ पर? क्या वो मेहमत ही था जिसके ज़रिए तुमने सामान मंगवाया है ना? मेहमत क्या कहता था कि मैं एक आग हूँ, मुझे शोला बनने दो, मुझे झुलसने दो। देखिए ये खाली निकला, अब क्या हो? आगे से हवा कहती है क्या हो सकता है? वो रेस गया है, वो कह रहा था कि वो संभाल लेगा, वो कर लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो करेगा। आगे से साधु कहता है देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब कोई बड़ी बड़ी बातें करता है कि मुझे जाने दो, मुझे झुलसने दो, मुझे काम करने दो, मुझे चिंगारी बनने दो, तो उसको कभी भी चिंगारी नहीं बनने देना चाहिए, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। आगे से हवा गुस्से से कहती है साधु कौन सी आग आज तक नहीं बुझ सकी मेरे मंबा पर गिर कर, बताओ। आगे से साधु तंजी अंदाज में मुस्कुरा रहा होता है। हवा कहती है इसके अलावा मेहमद की सिर्फ इन दिनों में मुख्तसर सी ज़िंदगी बची है, उसे जी लेने दो, आप फिक्र ना करें, वो जल्द ही अपनी डोर खींच लेगा। दरअसल वो डोर भाई उस्मान अपने हाथों से खींचे। फिर वो उसको गले लगा कर कहता है सतेला भाई, भाई नहीं सतेला भाई, सतेला भाई है हमारा। इस सीन से हमें मालूम होता है कि ये दोनों सखे बहन भाई थे, साधु और हवा, लेकिन उस्मान साहब इनके सतेले भाई थे। अब आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें उस्मान साहब की बेटी फैतोस उनके पास बैठी होती है और कहती है आप सफ़र के लिए मुझे भी जाने दें अपने साथ बाबा प्लीज़, और अगर मैं आपके साथ वहाँ पर आऊँगी तो ये एक अलग तजुर्बा होगा, है ना बाबा? आगे से उस्मान साहब कहते हैं अभी सफ़र के लिए नहीं मेरी बेटी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम बहुत जल्द चलेंगे, चलो अभी हम वॉक करते हैं। आगे से बेटी कहती है नहीं मैं दवाइयों पर भी अमल करूँगी और आराम महसूस करूँगी। आगे से उसके पापा मुस्कुरा कर कहते हैं ये तुम नहीं हो, मुझे पता है कि कोई और ही बोल रहा है, उस तक बिल की फिक्र मत करो फ़िलहाल, ठीक है? आगे से फैतोस कहती है मैंने अपनी दादी को भी नहीं देखा, मुझे वहाँ जाने दें प्लीज़। आगे से उसके पापा कहते हैं वो काम थोड़ा सब्र का है, हम इंशाल्लाह देखेंगे, तुम फिक्र मत करो, लेकिन एक आप शर्त लगाते हैं। बाकी घर वालों की शक्ल देख कर लग रहा था कि वो इस वक्त ज़रा भी खुश नहीं है। अचानक मेहमद का छोटा भाई कहता है मेरा भाई किधर है? उसकी माँ कहती है मेरी जान वो अपने काम पर है, जहाँ पर उसे होना चाहिए।
पर ये तंज़ी अंदाज में कहते हुए अपने शौहर उस्मान की तरफ देखती है और अचानक महमद के छोटे चचा की बीवी आयला अपने शौहर हाकी की तरफ देखकर इशारा करती है कि तुम कुछ बोलो। हाकी वहाँ पर लंबी लंबी छोड़ते कहता है क्या फ़िक्र ना करें भाई उस्मान, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा, आपके जाने के बाद ये सब कुछ मेरे नीचे ही होगा, मैं सबको देख लूँगा, कोई भी कोई गलत हरकत नहीं कर सकता। इस पर वो महमद की अम्मी गुस्से से उसे देखने लग जाती है कि ये क्या बोली जा रहा है। आगे से उस्मान साहब कहने लगते हैं कि मुझे लगता है हाकी तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अचानक हाकी की बीवी आयला कहती है देखिए बहरहाल यह आपके साथ चलते, लेकिन इसके साथ जाने से पहले अगर इसे पहले मालूम होता कि आपके साथ जाना है तो ये अपने काम निपटा देते, लेकिन फ़िलहाल हाकी अभी बिज़ी हैं, वो आपके साथ नहीं चल सकते। आगे से महमद की अम्मी नरमी साहिबा बात को बदलते हुए कहती हैं चलो बहरहाल मुसाफिर को मसरूफ़ नहीं रखना चाहिए, हम आपका और वक्त नहीं लेते, यहाँ से चलते हैं। उस्मान साहब कहते हैं चलो ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ जिसमें महमद संसार के साथ कार में बैठा होता है और उनका एक आदमी बाहर पूछताछ कर रहा होता है अदिल के बारे में कि अदिल यहाँ पर रहता है, अदिल कहाँ पर है। आगे से अदिल का कश्ती चलाने वाला कहता है जिसने उसे शादी पर भेजा होता है, वो कहता है कि नहीं अदिल यहाँ पर नहीं है, अभी वो सफ़र करके चला गया है, इतनी रात को कौन सफ़र करता है भला। दरअसल वह समझ चुका था कि ये गलत आदमी है, इनको अदिल के बारे में नहीं बताना चाहिए। आगे से महमद का आदमी पूछता है अच्छा वो कब आएगा, बता सकते हैं। आगे से अदिल का आदमी कहता है वो कल से पहले वापस नहीं आएगा क्योंकि ये तूफ़ान बहुत ख़तरनाक है। फिर महमद का आदमी कहता है अच्छा आप कह रहे हैं कि वह वापस नहीं आएगा कल से पहले। आगे से अदिल का आदमी कहता है जी हाँ यकीनी तौर पर। फिर वो महमद का आदमी महमद के पास कार के पास आकर कहता है सर वो कह रहे हैं कि वो कल से पहले वापस नहीं आएगा। महमद कहता है अच्छा ठीक है। महमद संसार से कहता है चलो संसार यहाँ से चलो, तुम्हें पता है कि कल सुबह होते ही तुम्हें सबसे पहले कौन सा काम करना है। संसार कहता है ठीक है भाई मैं समझ गया। इस तरह वो वहाँ से चले जाते हैं और अब आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ जिसमें अदिल और गुनैद उस शादी के माहौल पर पहुँच रहे होते हैं, वहाँ पर सब डांस कर रहे होते हैं और कुछ औरतें गुनैद की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती हैं, कानों में कुछ बोल रही होती हैं। शायद वो अदिल और गुनैद को एक दूसरे के साथ देखकर कुछ और ही समझ रही थी और अदिल तो इतनी खूबसूरती से गुनैद की तरफ देख रहा था जैसे उसका दीवाना हो गया हो। गुनैद अदिल और इन औरतों को देखकर कुछ अजीब महसूस कर रही थी और अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रख कर बैठ जाती है और अदिल उसे इतने प्यार से देख रहा होता है और गुनैद खामोशी से ये सब कुछ देख रही होती है कि ये क्या चल रहा है। ओके तो फ्रेंड्स आज का पार्ट इतना ही था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगले पार्ट के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।